मेडिसिन का हाय अम्मी। मेरा एक दोस्त है वो ऐसा ही है, तो मैं उसको मैंने क्या कैरी किया, उसका नाम शाहू, तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है। हाँ क्या। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। और आज हमारे साथ हैं नाजिम शाह और नज़ाकत साहब फ्रॉम सुनो चंदा। सुहेल समीर हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। बड़े अरसे से हम इनसे बात करना चाहे थे लेकिन वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे और आज फाइनली उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो लेट्स मीट सुहेल समीर एंड कुछ बात करते हैं खुदा और मोहब्बत और सुनो चंदा की, और ये कि सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ उनका। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कैसे हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्यारा रहूँ, प्यारा हो ना जाऊँ। अच्छा, हाँ, ओके, नॉट राइट नाउ। अभी नहीं। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। आई नो आपकी बहुत सी शूट्स चल रही हैं अभी ऑफ कैमरा, हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। माशाल्लाह से काफ़ी बिजी हैं आप। मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपको इज़्ज़त दे, इससे बढ़कर इज़्ज़त कोई बात नहीं है। और अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आज मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इज़्ज़त की और रिस्पेक्ट की बात है कि आपको इनवाइट किया जाए और आपसे आपकी बात की जाए, आपके बारे में पूछा जाए। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सुहेल सबसे पहले आप ये बात बताएं, मैं सुनो चंदा के सेट पे भी आपसे मुलाकात हुई और तब भी मैंने नोट किया था कि सारे लोगों में से सिर्फ आप ही वो थे जिनको कोई बॉदर नहीं था कि ये फुशा की टीम मुझे कैमरे पे ले रही है नहीं ले रही, मुझसे बात करी है नहीं करी। एंड जनरली भी मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, इतने हम्बल कैसे हैं आप? हाउ डू यू नॉट लेट ऑल ऑफ दिस अफेक्ट यू एट ऑल? मुझे बहुत फील होती है कि यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड सो हम्बल। कैसे मेंटेन करते हैं आप? सच बात बोलूँ, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि जो भी सक्सेस मेरे पास है उसमें मैंने कभी उस तरह से अपनी एफ़र्ट की है या मेहनत की है। ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, और जो चीज़ उसकी है उस पर मैं फ़ख्र नहीं कर सकता, मैं गरूर नहीं कर सकता। तो जो है जैसा है जितना है मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में कुछ काम आपसे ऐसे हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते कि करना, और वो फिर भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेरी सक्सेस अल्लाह बेहतर जानता है कि है भी कि नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें मेरी कोई एफ़र्ट नहीं है। अगर मुझे मिल गई है तो शुक्र है अल्लाह का। और मैं शुरू से ही बहुत शाय हूँ। मुझे आज भी याद है कि बचपन में ना असम्बली स्टार्ट होने से पहले सूरह इखलास जो है ना वो उसकी तिलावत करनी थी, तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि तुम करोगे आज। मैंने कहा मैं करूँगा। अच्छा, तुम्हें सूरह इखलास आती नहीं है? मैंने कहा जी आती है। हाँ। तो मैं जब उस पूरे क्राउड के सामने खड़ा था तो मैं सूरह इखलास भूल गया। हाँ। कि इतना क्राउड और इतने बच्चे सामने खड़े थे, तो मुझसे तब भी वो मैं तिलावत नहीं कर पाया। तो मैं तब से मुझे लग रहा था कि मैं शायद स्क्रीन पर मुझे नहीं पता। तो ये जितना मेरा जर्नी है इसके लिए मेरी कोई एफर्ट नहीं है, ये मेरा अल्लाह ही जानता है कि कैसे और किस तरह से मैं ये कर रहा हूँ। सो कमिंग टू दैट, कैसे स्टार्ट हुआ? कहाँ से पढ़े हुए आप? क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी स्कूलिंग जो है वो रावलपिंडी से है। सर सैयद स्कूल से मेरी मैंने मैट्रिक किया। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद एमबीए करने की नाकाम कोशिश की, मार्केटिंग में नहीं कर पाया। कहाँ से करने की कोशिश? मैं हजवेरी से, लाहौर से। अच्छा, सो वहाँ से पिंडी से फिर लाहौर? लाहौर बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरे ताया ने मुझे अडॉप्ट किया और पिंडी में वो रजिस्ट्रार हैं थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं पढ़ता नहीं था, तो मुझे कहते कि चलो भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अच्छा। तो वो खैर मुझे अपने पास ले गए, वहाँ मेरी ग्रेजुएशन तक मैंने अपनी एजुकेशन ली। उसके बाद मैं मूव बैक टू लाहौर वापस, और फिर ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो गया और फिर चलता ही चला। क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आपको एमबीए ना करने से, मतलब एमबीए करने से? सॉरी, मेरा ख्याल है कि क्या डिस्ट्रैक्शंस थी? मेरा ख्याल है कि मेरे ताया की डेथ हो चुकी हुई थी। ओके। तो ताया की डेथ के बाद वो जो प्रेशर था, मुझे आज भी याद है। मैं अपने ताया को कहता था कि मुझे ना पुलिस में करवा दें आप, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। हाँ। तो वो मुझे कहते थे कि सोचना भी मत अच्छा। कि पुलिस वाली वो लाइन। इतना अगेंस्ट थे? वो मेरा ख्याल है कि डेली उनकी जो इंट्रैक्शन था वो इन जैसे लोगों के साथ था। तो वो कह रहे थे कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम सर्वाइव कर पाओगे, और लॉयल्टी के साथ। वो बहुत लॉयल इंसान थे, बहुत लॉयल इंसान थे। तो उनको पता था कि शायद मैं इतना लॉयल रह नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से। तो फिर मैंने अपनी स्टडीज़ को क्विट किया और उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस शुरू किया। ओके, खुद अपना बिजनेस? मेरा अपना बिज़नेस स्टार्ट लिया। मेरी मेन बुटीक थी लाहौर में, एम्पायर सेंटर में। वहाँ कुछ अर्सा मैंने बिज़नेस किया, तो उसको उस तरह से सक्सेस रेट नहीं मिला। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी एज अ सोलवर्ल्ड सिनेमा में एज अ मार्केटिंग मैनेजर। ओके। तो बस ऐसे ही जर्नी करते 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 सिनेमा में मार्केटिंग मैनेजर, ये तो बड़ी डिफरेंट। कहाँ बुटीक चला रहे थे, कहाँ यहाँ? मैंने कहा ना कि मेरा कुछ भी काम जो है वो मेरा अनसर्टन, मेरी पूरी लाइफ जो है ना वो इसी तरह से है। मैं
अगर ये कहूँ कि मैंने कोई भी काम, वो कहते हैं ना कि शौक़ से करना, मैं कोई भी काम मेहनत से करता हूँ। ओके, शौक से ज़्यादा मेहनत। मेहनत है। शौक़ मेरा ख्याल है कि एक टाइम होता है कि आप एक चीज़ का शौक़ है, जब आपको वो मिल गई, आपने सीख ली, तो उसका शौक़ शायद आप मेंटेन या सस्टेन नहीं कर पाते। मतलब तो आपकी अटेंशन बहुत जल्दी चेंज होती है या आपके गोल्स बड़ी जल्दी चेंज होती है, ये कर लिया आप मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ, कुछ व्हाट नेक्स्ट वाली बात है कि आपको ज़िंदगी में और क्या करना है। एक्टिंग एक ऐसा जॉनरा है कि जिसमें मैंने इसको क्विट किया है। अच्छा। मुझे जब मैंने पहली बार अपने आप को स्क्रीन पर देखा, स्टिल्स में देखा, मुझे आज भी याद है, ये इतनी बार मैं शेयर कर चुका हूँ खावर भाई के बगैर मेरा ये जर्नी और मेरा ख्याल है कि कंप्लीट नहीं हो पाते। खावर भाई मुझे मिले, मेरे काफ़ी लंबे लंबे बाल से थे, अजीब सा मेरा हुलिया था। तो ये बात है जब मेरी अपनी आउटलेट थी। ओके। तो खावर भाई आए, खावर भाई ने कोई शूट वूट के लिए कपड़े चाहिए थे उनको, तो वो मुझे देखे जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी मुझे क्यों ऐसे घूरे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या चाहिए। आपको पता नहीं था वो कौन है उसमें? नहीं, मुझे नहीं पता था। Okay. मैं नहीं जानता था। तो कह रहे यार आप मॉडलिंग करेंगे, तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा मैं कहीं से आपको मॉडल नज़र आता हूँ, आई साइड की ग्लासेस थी मेरी और ये बड़ी बड़ी वो तो वो तो लुक तो आ गई ना, बाल लंबे, ग्लासेस पहने हुए आपने तो। नहीं, वो कुछ और लुक्स थी, वो मॉडल वाली लुक्स नहीं थी, ऐसी वाली नहीं थी। वो एक नॉर्मल एक इंसान जो होता है, जो अपनी लाइफ की स्ट्रगल और वो बिज़नेस के क्राइसिस को झेल रहा होता है। तो कहते हैं यार आप मॉडलिंग करें। मैंने कहा सॉरी सर, मेरा ख्याल है कि आपने गलत जगह पर नंबर डायल किया है, ये यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। कहते नहीं, आप मेरे कहने पर एक बार करें तो सही। खैर वो एक और दोस्त थे, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि एक शूट कर लो, चलो अपनी आउटलेट के लिए कर लो। खैर वो मैंने शूट किया, उसके बाद खावर भाई का कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है। खाम में मेरी जो है ना वो बेड भी कटवाई और बाल भी कटवा दिए। कुछ अरसे के बाद फिर कॉल आई खावर भाई की कि एक शूट और है, वो करना है, इस बार तुम्हारा सोलो नहीं है, लड़की के साथ है। अच्छा। मैंने कहा यार पहले वाले का कुछ हुआ नहीं, दूसरा फिर कह रहे हैं, कह रहे अब एक बार कर लिया तो दूसरी बार करने में क्या हर्ज है। खैर मैंने वो दूसरा शूट भी कर लिया उनके साथ जाके। उसके कुछ अरसे के बाद 2 मैगजीन्स थे उनके हाथ में और वो मेरे पास आए। एक विसाज का मैन कवर मेरा था और वुमेन्स ऑन का कवर मेरा और जियाली का था। माशाल्लाह। तो मैं देख के यूँ हैरान हुआ कि ये मैं हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मैंने फिर लातादाद TVCs किए। मेरा ख्याल है कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसका मैंने म्यूज़िक वीडियो ना किया हो, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर ना रहा हूँ। लेकिन मुझे एक टाइम ये भी था कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट कैंपेन्स के मेरे 8 बिलबोर्ड्स थे। माशाल्लाह। तो मैं जब ये देख रहा था तो मुझे सिर्फ एक बात आ रही थी, ये कल को उतर जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। तो मैंने कभी उस चीज़ को ऑन और कैरी किया ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में मुझे 3-4 अवार्ड्स मिले, मैं कभी वो भी नहीं लेने गया। क्यों? मुझे यकीन ही नहीं है कि मुझे अवार्ड मैं डिज़र्व करता हूँ। इतना क्यों? खुद को निगलेक्ट करना। मेरा ख्याल है कि जितना आप खुद को, मेरा ख्याल है कि जितना आप अपनी ज़ात को नफ़ी करते हैं ना, उतना मेरा ख्याल है कि अल्लाह की ज़ात आपको प्लस कर रही होती है। या शायद लेकिन ये नहीं होता कि जिस चीज़ पे आपने मेहनत की है और आपने अचीव किया वो भी तो अल्लाह की देन ही है। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, अगर आप उसके लिए उसको मतलब आई गेट इट कि उसको दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए। यही तो होता है। लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि आप उसको थोड़ा सा एंजॉय भी तो करें। मुझे लगता है ये भी तशक्कुर का हिस्सा होता है। बेशक मैं उसका शुक्रगुजार इस तरह से करता हूँ कि जब कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, जब मेरे लिए बोला जाता है और मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि अपने लिए बोलने से बेहतर है कि अल्लाह की कुदरत आप दूसरों के मुँह से आपके लिए, क्योंकि ये हदीस भी है कि अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो आप किसी दूसरे से दुआ कबूल करवाएं। आप दुआ करवाएं। शायद उसकी दुआ हो जाए। मेरा ख्याल है कि जब कोई दूसरा अप्रिशिएट आपको करता है तो वो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ना कि मैं खुद अपना ही कहता जाऊँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। नहीं ये नहीं करें, बट आई जस्ट वांटेड कि आप खुश हो। नहीं खुश तो होता है इंसान डेफिनेटली। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने मेहनत की है और आपको उसका रिवॉर्ड मिला है तो आप खुश ना हो, ऐसी बात नहीं है कि मैं इस बात से नाशुक्रा हूँ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है शुरू से लेकर आज तक कि मैं अपने लिए बोलने में बड़ा वो हूँ कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो मॉडलिंग का था, फिर आपने रैंप पे भी वॉक किया? मैंने रैंप इंटरनेशनली रैंप भी किया और बहुत रैंप वॉक की। उसके अलावा फिर मुझे जो एक्टिंग में लेकर आई वो भी वन ऑफ द लेजेंड सवेरा नदीम मैम। मुझे फ़र्स्ट एक्टिंग का चांस जो है वो मैडम सवेरा ने दिया और मेरा फ़र्स्ट प्ले था उज़्मा आपा के साथ, उज़्मा गिलानी। वो प्ले मैं कभी भी नहीं भूल सकता।
डाक बाबू के नाम से वो प्ले था और वो मेरा स्टार्ट था। और मुझे याद है कि जब मैं सवेरा ने मुझे कहा कि आप समीर एक्टिंग करोगे तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा मॉडलिंग होती नहीं है, एक्टिंग मैं कहाँ से करूँगा। उससे पहले एक डायरेक्टर हैं, एक फ़िल्म के लिए उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। खबर भाई ने कहा कि तुम ऑडिशन दो। मैंने कहा खबर भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आज उनका भी थैंक यू बोलता हूँ। जब मुझे मिले भी तब भी मैंने उनको थैंक्स बोला कि जब मैं ऑडिशन के लिए गया उनके पास तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़िंदगी भर भी लगे रहो ना, तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा। मैं सीढ़ियाँ उतरा, मैं वापस आया, मैंने कहा यार अच्छा ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टास्क है जो मुझे मिल गया है कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मैंने मेहनत करना शुरू की। जब मैम सवेरा मिली, उनके साथ काम किया, फिर सरमद मेरे स्टार्ट में सरमद ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, अमीन इकबाल ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया मेरे स्टार्ट के करियर में। जितने भी ये डायरेक्टर्स हैं, शाहिद ज़हूर हैं, ये लोग, इनके साथ फिर मैंने काम करना शुरू तो किया। क्या आपने क्या इम्प्रूव किया? मतलब उन्होंने बोला कि आप तो एक्टर बन ही नहीं सकते, फिर आपने अपने आप को कैसे, अपने स्किल को इम्प्रूव किया, क्या किया? अच्छा, मैंने फ़ारूक ज़मीर साहब, बहुत ही प्यारे इंसान, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, उन्होंने कहा कि तुम ना अपने वोकल पे काम करना शुरू करो। तो मैंने कहा अच्छा उसके लिए क्या करूं? उन्होंने कहा कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब को सुनना शुरू करो, आप अच्छे जितने भी एक्टर्स हैं जिनका एक्सेंट अच्छा है, गाने गुनगुनाना शुरू करो, लाउड आवाज़ में बोलना शुरू करो। गाड़ी में बैठ जाता था, गाने लगाता था और लाउडर आवाज़ में जो है वो गाता था। उसके अलावा ऊंची आवाज़ में नमाज पढ़ना शुरू करो। कुरान पाक की तलावत ऊंची आवाज़ में, तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होना शुरू हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे ग्रेजुअली मुझे खुद में फ़ील होना शुरू हो गया। फिर जब आप किसी भी अच्छे, मैं नोमी भाई के साथ काम किया, उनको देखा कि अच्छा वो क्या करते हैं, या और जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फॉलो करना शुरू किया। जब जैसे जैसे वो डायलॉग्स बोलते थे, फिर मैं पीछे पीछे उनके डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते थे, वीडियो लगा के। तो वो इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस को किया। अभी भी मेरे जितने भी नए कोलीग मुझे मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हम कैसे इंप्रूव करें। तो मैंने कहा भाई जब मैं आया था मेरा एक्सेंट भी बहुत बुरा था, लाहौरी एक्सेंट था और कोई इतना अच्छा नहीं था, मुझे एक्सप्रेशंस का इतना नहीं पता था। तो बात वह, उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मेहनत करने से आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा शौक नहीं था। मैंने ज़िंदगी में कभी भी रुक कर शूटिंग नहीं देखी, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी एक्टर के पास जाकर उसका ऑटोग्राफ नहीं। बचपन में भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा? नॉट एट ऑल, ये कभी ख्याल नहीं। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अच्छा अगर कोई मुझे ऐसे ही बचपन में कि अगर कोई मुझे रोक के कहे कि तुम एक्टर बनोगे तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ। ये मैंने खुद से, मैंने कहा अच्छा। सॉरी, मैं ये मेरा काम नहीं है। ये आपने बोल दिया ना, नेवर। तो बस फिर बस वो उसके बाद से ऑनेस्टली मैंने इस फील्ड को 3-4 बार क्विट किया है कि मुझे नहीं करना। तो फिर वापस कैसे आ गए? किस स्टेज पे क्विट किया? सही बताऊं आपको? हाँ, सही बताओ। आगे काम नहीं चला फिर वापस आ गए कि भाई यहाँ से पैसे तो मिल रहे हैं ना। ओके। तो सच्ची बात ये है। बट आपने इसको एज ए चैलेंज लिया, मुझे लगता है। शौक तो हाँ, नहीं, बट अब क्या है? अभी भी एक्टिंग, अब एक्टिंग चैलेंज है। अच्छा, पैशन नहीं बना है अभी? पैशन नहीं है। मैं हमेशा से डिफ़िकल्ट, मैं ज़िंदगी में कभी भी खुद को हीरो नहीं लगा, मेरी अपनी ज़ात खुद को कभी हीरो नहीं लगी। हालांकि मैंने शुरू में तो आपने रोल्स किए, मेन रोल आपके कुछ ड्रामों में तो आए हैं। करता रहा, हाँ, मैंने बहुत सारे प्लेस में मैंने किया। ये मैंने लास्ट सुनो चंदा था जिसमें फर्स्ट टाइम मैं एज अ फादर आया। और उसके बाद जब मुझे ये लगा कि मुझ पर एक कहीं कॉमेडियन की छाप तो नहीं लग जाएगी, या मुझे सिर्फ ये है मेडिसिन चाहिए, तबीयत ख़राब हो रही है, लोग मुझे सिर्फ इसी ब्रैकेट में ब्लॉक ना कर दें। तो उसके फ़ौरन बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुश्क की, इमरान अशरफ का लिखा हुआ मुश्क, और उसमें एहसन तालिश ने उसको डायरेक्ट किया। तो उसमें एक कोई ओल्ड एज कैरेक्टर था, तो वो मुझे एकदम से हिट किया। मैंने कहा यार अगर मैं ये कैरेक्टर अच्छे से प्ले करता हूँ और मैं रिकग्नाइज ना करवा पाऊँ लोगों को कि ये सुहेल समीर है, तो ये मेरा चैलेंज था। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब हुआ और लोगों ने नहीं रिकग्नाइज किया। जब पता चला मैंने कहा ये तो वो है। हाँ। तो ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अल्लाह ने मुझे फिर मेरी चाहत के हिसाब से मुझे नवाज दिया। जब ये हो गया मैंने कहा अच्छा यार, फिर खुदा और मोहब्बत की बात चल रही थी, तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें नॉर्मल सा कैरेक्टर था, कुछ नहीं ऐसा कि एक विलन टाइप कुछ ऐसा है, और विलन भी नहीं है, वो बेसिकली अपनी एक अना का कैदी टाइप इंसान है। तो वजह से मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा वजह मैं इसको ज़्यादा कलर्स में नहीं जाऊँगा। कह रहा क्यों? कह रहा ये तो बहुत कलरफुल इंसान है। मैंने कहा ये कलरफुल इंसान है, अय्याश नहीं है। मैंने कहा ये कम पढ़ा लिखा इंसान है और
आगे खुद को बड़ा दिखाना चाह रहा है, तो मैंने कहा मैं बेसिक्स कलर्स में रहूँगा, 3-4 कलर्स पहनेंगे। मैंने कहा ये इसमें ना वो मैंने वो बाली भी वो पहनी कि ये दोनों का कंट्रास्ट रहे कि अनपढ़ भी है और पढ़ा लिखा बनने की कोशिश करता है और इस तरह से। तो वो और जब आपकी मूंछों का स्टाइल भी थोड़ा सा हाँ चेंज वो हुआ उसमें है। वो ये था। लेकिन ये बताएं, अभी आपकी लुक बड़ी डिफरेंट है। मैं अब पुरानी पिक्चर्स भी आपकी देखती हूँ तो बिल्कुल क्लीन शेव्ड, बड़ी हीरो और वो सब, वो कभी मूड नहीं होता उस तरफ दोबारा जाने का? अब तो कॉन्स्टेंटली मैंने अभी जितने आपके ड्रामे भी देखे हैं और वैसे भी, तो यू स्टेइंग विद ये कोई कॉन्शियस आपने चेंज ऑफ लुक रखी हुई है या क्या? ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सच है कि मैं बेड नहीं कट करवा पा रहा क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रोजेक्ट साइन कर रहा हूँ। एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू होता है, तो दूसरे में भी वही लुक चल रही होती है, तो मैं इसी को बड़ा छोटा करके तो मैनेज कर रहा होता हूँ। तो ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बेड रख के तो उसको जो है वो क्योंकि मैंने कहा ये तो बड़ी गुड लुकिंग पिक्चर्स है, नॉट दैट यू आर नॉट लुकिंग नाइस विद दिस आल्सो। नहीं मैं मुझे पता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। वो मैंने कहा थोड़ी चेंज हुआ है, मैंने कहा मैं पूछूंगी कि क्या फिलॉसफी है इसके पीछे। फिलॉसफी नहीं, सिर्फ ये है कि मैं कमिटमेंट के साथ चल रहा होता हूँ कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता तो मुझे उसकी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ पिछले कोई 1.5-2 साल से, उसका नाम है चौधरी। तो उसमें मेरी ये लुक थी और वो फिर मैं बेड को नहीं बना सका और उसी में फिर ये सारे प्रोजेक्ट होते चले गए। तो बस इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी बेड और लुक्स को कि किसी तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाऊँ और मेरी वजह से कभी ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी जंप आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में शायद एक आध बार ऐसा हुआ हो कि मेरी वजह से शूट डिले हुई हो, कैंसिल नहीं हुई हो। तो मॉडलिंग कब छोड़ दिया आपने? कब सोचा कि बस अब मॉडलिंग नहीं मुझे करनी है? मेरा ख्याल है अभी कभी ऑफर्स आती हैं, बिकॉज़ अब तो बड़ा, अभी तो आजकल भी बड़ा वो ज़माना आ गया ना जब नहीं, अब आपको मॉडलिंग रैम वॉक के लिए सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर कॉल आती है। या तो आपकी पीआर बहुत अच्छी है या फिर आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो इसलिए मॉडलिंग के लिए, टीवी सीरीज़ के लिए तो आती रहती हैं कॉल्स। बट ये सोशल मीडिया का प्रेशर फील होता है आपको बिकॉज इंस्टा पे कि पोस्ट करें वो करें और यू आर लाइक नहीं यार मैंने नहीं करना, बस जो है वो है। मैं बीच में मुझे होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ दोस्त मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तो फिर मैं करता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव है एहसन भाई का और अपना नादिया का। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम भी इन दोनों ने ही उन्होंने एक्टिव करवाया। अच्छा। और तुम देखो तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने बढ़ेंगे और तुम पोस्ट नहीं लगाते और तुम्हें होना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। तो स्टार्ट में तो मैंने किया, फिर मुझे ये एक ड्यूटी लगना शुरू हो गया। और हाँ, और मेरे लिए अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे दूसरों को क्यों बताऊँ कि मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। लोगों को जानना है कि क्या खा रहे हैं आप। आपने सही पहला है, मेरा ख्याल है कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी हर बात हर एक से कैसे शेयर कर सकते हैं, तो मुझ में ये नहीं है। अब हमारे यहाँ पे सारी शादियाँ सोशल मीडिया के ऊपर हो रही होती हैं, इवन दो प्रेगनेंसीज की भी सारी जो है वो डिटेल्स उस पर जा रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ खुशियाँ और कुछ गम आपकी अपनी ज़ात की हद तक ही महदूद रहें तो अच्छा है। आप ही उनको जानें और आप ही उनसे एंजॉय करो और आप ही उन पर दुखी हों। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरे न्यूज़पेपर की तरह अपने सारा कुछ छाप के रख दें। तो आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, पीटीवी के बहुत ड्रामे आपने किए, मैं अभी लिस्ट देख रही थी। 2002-03 से मेरा करियर का स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली, और अभी मतलब पीटीवी पे बहुत आपने काम किया। सो वो ज़माने से लेके इस ज़माने का जो चेंज हुआ है वो आपने देखा भी है। आपने अपने आप को कैसे मेंटली और अपने टैलेंट वाइज या अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने कैसे आपने अपने आप को चेंज किया टू अकोमोडेट कि आप इस अब जो नया माहौल है उसमें एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, हालात ख्यालात को बदल देते हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है कि जैसे हालात होते हैं, और मेरा ये मानना है और यही रियलिटी है कि इंसान पानी की मिकदार इंसान की बॉडी में ज़्यादा है तो इंसान पानी की तरह है। जिस बर्तन में डालोगे वो उस जैसी शेप बना लेगा, वो वैसा फिक्स हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हालात के साथ साथ इंसान खुद जो है ना वो। बट आपको क्या लगता है, क्या 2 या 3 चीज़ें जो आपके अंदर चेंज हुई हैं एज एन एक्टर, जो जब पीटीवी के टाइम पे आप काम करते थे और अब जब आप प्राइवेट चैनल्स के लिए प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जब मैंने पीटीवी पे काम करना शुरू किया तब भी वो बिल्कुल जाता हुआ दौर था। 2002-03 में उस तरह से जो है वो पीटीवी का दौर ख़त्म हो रहा था और ये सब नए चैनल्स जियो और ARY और ये सब आना शुरू हो चुके हुए थे। पहले ज़रा जो है वो सब
मिलकर बैठकर रिहर्स भी कर लेते थे, बात भी हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास PDF फाइल आती है, उसमें आपके सीन्स आपके पास होते हैं, आपने सिर्फ याद करने हैं। अब आपने उसमें एक्सप्रेशन क्या देने हैं, आपने उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, ये सब आपके अपने ऊपर है। पहले डायरेक्टर के साथ होता था कि डायरेक्टर आपको लीड और गाइड कर रहा होता था। अब जब इस दौर में ये है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बादाम आप खाते रहें ताकि आपको याद रहे। और अगर लकीली आपको आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि एहसन भाई हैं या सरमद हैं या अमीन इकबाल हैं या सैफ़ी भाई हैं या और ऐसे बहुत सारे इख्तिशाम भाई हैं, अगर आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और जो अपनी एक यूनिकनेस रखते हैं और अपने आप को एक अलग से, जिनका नाम है और मुकाम है, तो फिर आप में और ज़्यादा प्लस एजेस आ जाती हैं। जैसे कि मुश्क में मुझे याद है कि एक वॉक थी, वो मेरा आइडिया नहीं था, वो एहसन भाई ने कहा कि यार ये होना चाहिए। उसका गेटअप जो था वो एहसन भाई ने खुद किया था। मेरी बियर्ड और वो वेग और एक्सटेंशन वगैरह और सब मुझे खुद वो सारा खुद तैयार करते थे। तो जब ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं जो अपने काम को लेकर और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और अपनी एक डिस्टिंग्विश जो है वो एक लीग रखते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। खुदा और मोहब्बत कैसा है आपके पास? खुदा और मोहब्बत, वजाहत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ज़िंदगी में। दोस्ती हमारी लाहौर से है, लेकिन काम हमने कभी इकट्ठे नहीं किया था। अच्छा, तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था वजाहत के साथ। और जब मैं वजाहत के साथ मिला तो वजाहत बहुत प्यारा इंसान है, अल्लाह उसको और तरक्की दे, बहुत मेहनती इंसान है वो भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसके साथ डिस्कस की और उसने मेरी हर चीज़ को ऑन किया कि हाँ सुहेल तुम जो कह रहे हो ऐसे ही करते हैं, तुम ये चाह रहे हो, अच्छा हम ये करते हैं। मैंने कहा कि स्टड जो है वो यूज़ करते हैं, उसने कहा हाँ करो। मैंने कहा मैं लाइट ब्राउन बेयर्ड करना चाह रहा हूँ, तो कहा हाँ करो। तो जो कॉन्फिडेंस वजाहत ने मुझे दिया और फिर जिस तरह से उसने मुझे शूट किया, उसमें अगर उसकी एफर्ट ना हो तो उस कैरेक्टर के पास कुछ नहीं था। तो जब आया आपके पास तो आपने क्यों हाँ बोली? जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि उस कैरेक्टर पर ज़्यादा कुछ, आई डोंट नो कि आगे जाके स्टोरी कितनी वो आती है, मुझे लगता है कि भाई का रोल होगा। हाँ। या अगर इतना नहीं भी है तो आपने हाँ मेरे इतनी सारी बातों के बाद मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ बजट को देखता हूँ। ओके। कैरेक्टर अच्छा है तो ठीक है, वरना मैंने खुदा और इसके लिए सोनो चंदा के लिए मैंने मना किया था। सोनो चंदा का जब कैरेक्टर मुझे ऑफर, हाँ मेरा फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर था जिसमें एज अ फादर मैं प्ले करना था। मुझे बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने भी मना किया। मैं तब एक प्ले था साया हॉरर, वो भी काफ़ी हिट हुआ था। तो उसके जो मेरा दोस्त है खुर्रम डायरेक्टर, उसने भी मुझे मना किया कि अभी आपको फादर एज अ फादर कैरेक्टर नहीं करना चाहिए। तो मुझे एहसन भाई से मैंने फ़ोन किया कि एहसन भाई यार मुझे इस तरह से ऑफ़र है और आप वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार कि तुमने किस लीग को खेलना है, एज हीरो लीग को खेलना है या तुमने एज एक्टर लीग को खेलना है, अब ये डिसाइड तुमने करना है। तो मैंने तब सोचा कि तुम हीरो थे कभी? नहीं, तो बस फिर ठीक है एज ए कैरेक्टर तो करो। तो फिर लंबी अब ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मैंने एक और प्ले किया मलाले यार, उसमें भी आप अजीका थी मेरे साथ। और मज़े की बात है उससे पहले मैं अजीका के साथ एज ए हीरो प्ले कर रहा था। अच्छा। एहसान अली जैदी भाई का। ओके। उसमें मैं और अजीका जो है वो कपल में थे और जब ये प्ले आया तो मैं उसके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि मेरे पास डिलीवर करने के लिए बहुत था। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मुझे इससे कोई नहीं है कि कैरेक्टर क्या है, मुझे यह है कि कैरेक्टर के पास मार्जिन कितना है, मेरे पास स्ट्रगल करने के लिए कितना वो, मुझे एफर्ट करने के लिए कितनी स्पेस है। तो मैं इस तरह का कैरेक्टर चैलेंजिंग जो है वो लेता हूँ। अब खुदा और मोहब्बत के लिए सीधा सीधा से कैरेक्टर था जो कि, लेकिन उसकी फिर उसका मैनरिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सब आपने खुद क्रिएट किया या आपने वजाहत के साथ मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस किया। और फिर अब देखें ना कि कैरेक्टर के पीछे म्यूज़िक का बहुत हाथ होता है और उस तरह से जिस तरह से म्यूज़िक बैकग्राउंड में मेरे रखा तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें उठना शुरू हो गई और लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। बिल्कुल उठना शुरू हो गया। मतलब वो जो एक रोब दबदबा जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मतलब दो बंदे उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो वो जो आगे चल रहा है वो ये नहीं लग रहा कि वो खुद एक मजदूर टाइप आदमी, वो लग रहा है कि वो एक शाजी है। हाँ, वो एक पूरा इफेक्ट आ रहा है। मुझे सेट के ऊपर रुबीना आपा ने, उस्मान अंकल ने, हिना दिलपजीर हिना ब्याद, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे सुनीता ने बहुत अप्रिशिएट किया, करिए कि तुम इस पूरी जो है ना महल का तुम पार्ट लगते हो, तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारी पर्सनालिटी लगती है कि वाकई इस जगह का मालिक है ये ऑन। मैंने कहा बस ठीक है। बट आपकी चाल में भी फ़र्क है। हाँ। द वे यू आर वॉकिंग
तो वो is एक also प्राउडी कि इंसान हाँ, जो है वो कि- कैसे अपने आप को हाँ, कैरी करेगा, तो वो सब चीज़ें फिर मैनरिज्म कैरी किया या बनाया अल्लाह वॉक की जात। करके प्रैक्टिस करके देखा नहीं, किस नहीं, तरह- नहीं, नहीं, नहीं। बस वो जब आप उस कैरेक्टर में आए तो खुद ब खुद हो गया। मेरा एक दोस्त है वो ऐसा ही है, ओ अच्छा। तो मैं उसको मैंने क्या कैरी किया, उसका नाम है यूनस Okay. शाहू, तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि क्या क्या Okay. तो वो मैंने कहा यार ये तो शाहू है, हाँ। तो मैंने वो शाहू को जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो है वो जेस्चर्स को, वो बेसिकली एक्टिंग जो है ना वो ऑब्जर्वेशन का नाम है कि आप ऑब्जर्व करें, कैरी करें, डिलीवर करें, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है आपका, इस सारे इतने रोब मेरा और इतना दबदबे वाले? मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि इतना अच्छा रिएक्शन है कि मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। कोई वाकया सुना सकते हैं, कोई कमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? अक्सर एक रैंडम कॉल आई और मुझे आगे फ़ोन पे कहता है शाहजी सिर्फ इतना बोल दें कि ओए गड़ी शड़ी चला लेता है और गोली शोली। मैंने कहा भाई आप हैं कौन? कहता बस मैंने ये सुनना है और बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। That's so nice, that's so nice। और आपने कभी सोचा था मतलब कि इतना जिस रोल को आप इतना वो नहीं करे वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा? इन मैंने लोगों को? कभी भी ज़िंदगी में कोई भी कैरेक्टर करते हुए ये नहीं सोचा। मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे आज भी ऑनेस्टली यही लगता है कि जो है वो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी उतनी शायद अभी भी एफर्ट नहीं है कि मैं उस तरह से डिलीवर कर पाऊँ और उस तरह से मुझे रिवॉर्ड मिले और मुझे अवार्ड मिले, मुझे नहीं लगता। ये जो आपके सीन्स हम देखते हैं, हमें कभी कभी वारिस की फील आती है। आपने देखा वारिस? सोचा था बचपन उससे में कुछ देखा करने था। की कोशिश की नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, उससे वो कोई बहुत connection बचपन नहीं में था। देखा था। मुझे आज भी वारिस प्ले का एक शॉट मेरी मेमोरी में ऐसे स्टक है कि वो डॉग्स भागते हुए जा रहे हैं, वो शॉट आज भी मेरे जो है ना वो कहीं स्टक है। ये बताएं कि नाजिम शाह को एहसास क्यों नहीं हो रहा ये जो बंदा है फरहाद इतना एजुकेटेड है, इतना लगता है उसकी ड्रेसिंग से, ये ड्राइवर कैसे हो सकता है? उसको कोई दाल में काला नज़र नहीं आ रहा? देखें जब आप खुद कहीं गुलाम हो स्क्रिप्ट के और डायरेक्टर के और प्रोडक्शंस के, तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, आपको सिर्फ वो बोलना होता है जो आपको कहा गया है। फिलोसॉफिकल बात करने वाली किस चीज़ का गुलाम है नाजिम शाह? मैं तो ये मैंने कहा ये कोई फिलोसफी आने वाली है पीछे। ओके, रियलिटी यही है ना। देखिए कैरेक्टर का मैनरिज्म बनाना कुछ प्रोडक्शंस के काम होते हैं, कुछ डायरेक्टर का काम होता है, कुछ आपकी अपनी जो है प्रोड्यूसर्स की भी होती है, फिर आपका मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एक्टर खुद ऑन कर लेना कि यार ये कैरेक्टर है और मुझे इस तरह से खुद को पोर्ट्रे करना है। जैसे कि मैं फिर दोबारा रेफरेंस अपना दूं मैं कि मुश्क में गंदे फटे कपड़े थे, बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि यार कि मेरी ब्यूटी शॉट्स आने चाहिए, तो फिर वो कैरेक्टर वो बनता नहीं। मैं जितना गंदा और जितना मैं उस तरह से दिखूंगा उसी कैरेक्टर में मैं उतना ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाऊंगा। आप किसी भी ऐसे फोटोग्राफर को देख लें, जब वो किसी ऐसे शख्स की जिसके रिंकल्स हैं और वो पिक्चर खींचता है तो वो क्यों प्यारी लग रही होती है? क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब होती है, वो वैसी ही है और वो आपको अच्छी लग रही होती है, और वो आप अपने ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी उसकी बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगा लेते हैं, तो वैसे देखने में वो भद्दी है। बिल्कुल, लेकिन वो जब पोर्ट्रेट में आती है तो पोर्ट्रेट में आती है तो piece वो of art बन क्योंकि जाता है। पीस ऑफ आर्ट बनता है और वो रियलिटी के बहुत करीब होती है वो चीज़। ये बताएं जो वाइफ है उनकी, वो जितने रॉ और जितने वो जंगजू नज़र आते हैं, वाइफ बिल्कुल उनकी धीमी सी बड़ी रिफाइंड और बड़ी वो काम दिखाई हैं। ये कॉन्ट्रास्ट आपने सोचा था, बात हुई कि यार ये इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है? ऐसी औरत को इस तरह के मर्द के साथ करने में एडजस्टमेंट नहीं में मसला नहीं होगा? शुडंट हर वाइफ आल्सो, हिज वाइफ शुड आल्सो? मेरा ख्याल है कि वजाहत ने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की हुई थी। Okay. कि अगर इस तरह की फैमिलीज़ में आप जाएं तो बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं जो कि इस तरह के फ्यूडल जितने भी हैं उनके साथ वो ब्याही होती हैं। हमारी अपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एचएसओनियन हैं, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ एचएसओनियन हैं, आगे उन्होंने कोई डिग्रीज़ विग्रीज़ नहीं ली हुई हैं और उनकी जो वाइफ्स हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो उसी तरह से जो है, मेरा ख्याल है कि ये वजाहत की अपनी काफ़ी वर्किंग है। और फिर जो हमारे राइटर हैं उनकी एक हाशिम साहब, उनकी एक अपनी वर्किंग है कि इस तरह की फैमिलीज़ और इस तरह के लोग जो हैं उनका बिहेवियर क्या होता है और वो उनके किस तरह से। तो बेटी को तो तब पढ़ा रहे हैं, आप पे क्यों नहीं टाइम स्पेंड किया पढ़ाई में? मेरा ख्याल है कि खुद नहीं पढ़ना चाहता था, इस वजह से तो उसको शौक था कि जी कि मैंने जो है ना वो पॉलिटिक्स में जाना है। तो इससे ये भी एक बात साबित हुई कि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा ज़रूरी नहीं है। सैडली हाँ, सैडली ऐसे ही। भावलपुर में शूट करना मुश्किल था? नहीं, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत इंजॉय किया हमने। इंटायर कास्ट जो है, लोकेशन क्या है, हमें थोड़ी उसके बारे में भी आइडिया दीजिएगा। अच्छा, इंटायर कास्ट जो है वो एक ही जगह पर ठहरे हुए थे, हम सब कॉन्डोज थे वहाँ पे। हम सब ठहरे होते थे सुबह 8:30-9 बजे। मैं और उस्मान अंकल की बड़ी कंपनी थी, बहुत गैदरिंग थी, मलिक रज़ा भाई और साकिब,
यार थैंक यू सो मच साकिब समीर। मैं आज जो है ना वो यहाँ इंटरव्यू में बैठकर आपका दोबारा से थैंक यू बोलूँगा, जिस हॉस्पिटैलिटी के साथ और जिस प्यार के साथ आपने वहाँ पे हमें केटर किया। अच्छा। एक्चुअली साकिब समीर का वो एरिया है बहावलपुर, और हमें क्या खाने खिला छोड़े, क्या हमें हलवे खिला छोड़े, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता था। वाह, ये तो तो बड़े मजे हो थैंक यू गए सो मच साकिब। तो बड़े मजे हो गए आपके बहुत वाकई। मज़े। मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ। जो 10-12 दिन का स्पेल था वो बहुत कोई अनफॉरगेटेबल वाली सिनेरियो है वो। लेकिन बहुत सर्दी थी, मैंने सुना है उस सर्दी टाइम तो पे। बहुत थी। तो शूट में मसला हो रहा था नहीं, आप मेरा लोगों ख्याल है कि हम लाहौर इस्लामाबाद वाले ज़्यादा थे, तो हाँ, तो हाँ, कोई- वो इतना को। बॉदर कराची नहीं। वाले नहीं थे तो इसलिए कोई हाँ, प्रॉब्लम तो इतना बॉदर कोई नहीं थे एक दो कराची वाले वो जो कर रहे होते थे ये ना। नहीं, वो नहीं। भी इंजॉय कर रहे थे। हम अच्छा। सुबह अर्ली उठते थे और सब बाहर लॉन में बैठकर, तो कॉफ़ीज चल रही हैं, तो चाय चल रही है, अच्छा, अच्छा माहौल था। अच्छा माहौल, सब अपना उस्मान अंकल अपना ब्रेकफास्ट बनवा रहे होते थे और हम उनके ब्रेकफास्ट में से उठा के खा रहे होते थे। बहुत बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं उस्मान हाँ, अंकल। अच्छा। तो नट्स और इस तरह की चीज़ें, तो हमने बहुत इन्जॉय किया वजाहत। हम सब लाइक का टीम और यूनिट, और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसे थे। किसी को ये नहीं था कि मेरा क्या है तो उसका क्यों नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर मलिक रज़ा भाई ने अपना कैरेक्टर प्ले किया तो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। उनकी उस परफॉर्मेंस के बगैर मेरा ये कैरेक्टर कुछ भी नहीं था। साकिब भाई ने जो परफॉर्म किया, उनकी उस एफर्ट और परफॉर्मेंस के बगैर फरहाद का बिल्कुल फिरोज़ का वो कैरेक्टर कुछ भी नहीं था। तो हम सब दोनों सब कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ यूं हैं। सुनीता हो, खैर मैं पर्सनली ख़ुद जो है वो इकरा का फ़ैन हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम भी इकरा को स्क्रीन पर देखा तो मैंने कहा यार ये कौन बंदी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको बहुत इज़्ज़त दे और देगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो जितनी हम्बल है, जितनी डाउन टू अर्थ है, उतनी ही मेहनती भी है। और वो अपनी देखें, जो अपने हर चीज़ को ऑन करे ना, वो एक बहादुर इंसान होता है, और वो डरता नहीं है और वो लड़ पड़ता है। और इकरा उनमें से एक है। She owns everything. She owns, और Okay. वो करती है। Okay. वो मानती है कि ज़िंदगी एक जंग है जिसको लड़कर ही जीता जा सकता है। नजर भी आता है कुछ। वो है, और हर सीन से पहले बिस्मिल्लाह रहमान ये पढ़ती है और फिर अच्छा। वो सीन शुरू करती है। वाओ, ओके। ये शूट कहाँ हुआ हुआ है? शूट ये मेरा ख्याल है मुझे गुलजार महल था, गुलजार महल था आई थिंक सो, जहाँ तक अगर मैं तो ये गलत सारा पूरा अंदर जो सेट्स हैं और सब कुछ वो अलग नहीं, जो एक्सटीरियर था वो वहाँ का था। इंटीरियर जो था वो लाहौर और कराची का था। ओके, तो उसके सेट्स अलग से बने हुए थे, वो भी बड़े रॉयल। तो यहाँ कराची और लाहौर के फार्म हाउसेस थे। जो बाकी जो महल का जो सारा था वो सारा वहाँ पे हमने शूट किया। उसके बाद कुछ पोर्शन हमने मुल्तान में शूट किया, कुछ पोर्शन हमने कराची में शूट किया, कुछ पोर्शन पूरा एडवेंचर किया आप लोगों ने। तो मुझे लग रहा है एक ट्रिप पे, फन ट्रिप पे निकले हुए आप लोग सब साथ। लेकिन उसमें हमारे साथ बैड लक भी ये हुई कि इस पूरे सीरियल में ऑलमोस्ट कोई 7-8 माह का गैप भी आया कोविड की वजह से। तो शूट्स वगैरह सब रुक गई थी, तो ये डिले हो गया था, वरना ये अब पिछले साल आ चुका होता प्ले। तो वो मसला था जब दोबारा कंटिन्यू किया आप लोगों ने थोड़ा सा? एक्चुअली हम सब एक दूसरे से इतना घुल मिल गए हुए थे कि कैरेक्टर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उस तरह से कि उसको दोबारा से कैरी करें। क्योंकि देखें, एक तिनके को खड़ा होने के लिए दूसरे तिनके की ज़रूरत है, तो वैसे ही है कि सब कैरेक्टर्स में थे अपने। तो जैसे ही हमने दोबारा से इसको रीशूट पर गए और दोबारा से इसको किया, तो वो सब एक दूसरे के साथ वैसे जलिन हो गए और फिर जो है वो कारवां चल पड़ा। अच्छा, मैं खुद पेट लवर हूँ, तो वहाँ पे जो एक शॉर्ट्स में जो है ना वो डॉग के साथ वो पूरा था, तो मुझे वजाहत कहता है कि पकड़ लोगे कुत्ते को, उसके साथ होना है, बड़ा क्लोज होना। और मैंने कहा हाँ कोई मसला नहीं है। और खैर वो मैंने बाद में मैं उस क्या जो ऑनर था उसका, मैंने कहा भाई ये काटेगा तो नहीं। सामने तो आपने शो मार ली, फिर आपने पीछे भाई मैंने कहा काटेगा तो नहीं। कहते नहीं ट्रेंड किया हुआ, कोई मसला नहीं। खैर उसके साथ मैंने शॉर्ट वट बनाया और बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो डॉग जो है वो मलिक रज़ा भाई उससे ले आए हैं। अरे वाह। हाँ, तो मैं उनके यहाँ पर है शारा फैसल पे उनका रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर गया तो वो कुत्ता वहाँ पर। मैंने कहा मलिक साहब आप कैसे ले आए? कहता मैंने गाड़ी में बिठाया और मैं ले आया। मैंने कहा आप बहावलपुर से कराची कुत्ते को गाड़ी में बिठा के लेकर कैसे आए? कह रहे कि मैंने बाहर से उसकी चेन पकड़ी हुई थी और बेचारे ड्राइव कर रहा था। ओह गॉड। तो ये मैंने कहा यार ये कोई कमाल है, मतलब शौक अगर आपको प्यार हो तो पेट से, बड़ी बात है। वैसे जिनको होता है वो कर ले, वो कर ले। ये जो सारी भी खुदा और मोहब्बत की दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो लोग हैरान है कि व्यूज़ इतने कैसे आ रहे हैं, इतने मतलब एक रात गुजरती है 1 डे एंड 10 मिलियन व्यूज़। आई थिंक बहुत कम ड्रामों में ऐसा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? मैं खुद सोशल मीडिया से इतना
कनेक्टेड नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी जो वो बाकी हैं जो इसके होते हैं कि कैसे आप बढ़ा लेते हैं, कैसे कम हो जाता है, तो मुझे ऑनेस्टली कुछ पता नहीं है। कई जगहों से मुझे मिलने को सुनने को मिला कि ये फेक भी हैं, तो मैं व्यूज तो फेक नहीं हो सकते। यूट्यूब हाँ, पे। हाँ, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये फिर वही बात है कि जो भी अल्लाह की करम नवाजी है कि इस तरह से लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, इतना लाइक किया। मैं इसमें अब्दुल्ला कादबानी और असद कुरैशी भाई, उनकी भी बहुत एफर्ट है कि उन्होंने खुला बजट दिया और इसके लिए कहीं पे भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि जब चीज़ अच्छी हो, कंप्लीट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कहीं अगर तो लोग अच्छी चीज़ को देखना चाहते हैं। बीच में ऐसा भी हुआ, मुझे ये भी सुनने में मिला कि स्टार्ट में इसका ग्राफ एकदम बहुत ऊपर था, फिर ऐसा ऐसा नीचे भी आना शुरू हुआ कि जहाँ पर थोड़ा सा प्ले अगर ड्रैग हुआ तो वहाँ पे व्यूज़ भी नीचे आए और कम भी हुए, लेकिन जहाँ पर दोबारा फिर उसने अपनी पेस पकड़ी और ग्रिप में आया प्ले, फिर दोबारा व्यूज़ ऊपर चले गए। तो इसका मतलब है कि अच्छा है और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग मुझे, हालाँकि मुझे भी देख के कह रहे थे शाह जी, तो अच्छा इसका मतलब है कि सब लोग देख रहे हैं। मुझे इंडिया से, बाहर के दूसरी कंट्रीज से भी मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पर, तो मैं देख के होता है कि खुशी होती है कि यार कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मुल्क की किसी एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ करने में तो कामयाब हुए, कहीं पे भी हमारा भी जो है वो पार्टिसिपेशन है या हम भी एक थोड़ी बहुत अपनी इनपुट डाल सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वी मूव टू सुनो चंदा। खुदा और मोहब्बत के बाद सुनो चंदा। इतने सीरियस उससे ना, मेडिसिन का ये कैसे किया था आपने भाई? नज़ाकत ये एहसन भाई का कमाल है, क्योंकि मैं वही बात कहूँगा कि अच्छे डायरेक्टर्स आपको खेलने के लिए ग्राउंड दे देते। तो आप बैठे थे एहसन साहब के साथ, फिर आपने डिसाइड किया कि अच्छा इसकी कैरेक्टराइजेशन। हाँ। तो नज़ाकत की जो नज़ाकत साहब थे, उनकी बड़ी पर्टिकुलर चीज़ें थी। वो आते थे सीन में, हमें पता था ये जुमला, ये पैनाडोल का तो उन्हीं की तरफ से आएगा। एंड आई लव द वे कितनी नेचुरली उसको इंटीग्रेट किया हुआ था इन डिफरेंट सीन्स। वो हर सीन में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज भी होता था। ओके, सीन लिखा नहीं होता था, उसमें इम्प्रोवाइज कर लिया जाता था कि अच्छा। लेकिन ये सॉरी कट की, तो एहसन साहब के साथ बैठ के आप लोगों ने डेवलप किया था? ये क्या ब्रीफ दी थी मेरा एहसन भाई जब मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा और मैं आया और सब चीज़ें हुई, मैंने कहा एहसन भाई मेरे पास करने को कुछ नहीं है। तो कह रहे कि यही तो है कि तुमने यहाँ पे करके दिखाना है, वरना नादिया अफगन के होते हुए, समीना अहमद के होते हुए, मोहम्मद अहमद के होते हुए, टीपे के होते हुए आप क्या डिलीवर करेंगे? इतने जिन एक्टर्स आपकी सराउंडिंग में खड़े हैं, फरहान भाई, फरहान अली आगा, फरहान खुद, इकरा, अपना मेरी वाइफ फराह शाह, सॉरी फराह शाह। तो इन लोगों के होते हुए आपने खुद को रिकग्नाइज करवाना है कैरेक्टर को, तो कितनी एफर्ट चाहिए होगी। तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया, मैंने कहा मैंने ये क्यों कर लिया। फिर मैंने एहसन भाई के साथ डिस्कस किया, मैंने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है कि एक आदमी है जो कि ऐसे ही सा है। तो कह रहे कि यही तो चैलेंज है, इसको तुमने डिलीवर करना है और करो। तो फिर अच्छा प्रॉप्स में तुम मेडिसिन का बॉक्स रख लें, अच्छा मेडिसिन का बॉक्स रख लें, अच्छा कुछ ऐसा कर लें कि हर बात के ऊपर कोई किसी की भी बात हो रही तो ये लेटना शुरू हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा मुझे एक जोक था कि वो ट्रेन पे एक बंदा लेटा होता है तो कोई भी उससे गुजरता है तो वो कहता है ओए क्या है, कहता तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। वो कहता भजन अच्छा पता नहीं कोई बदमाश आदमी है कौन है, तो गुजर जाता है। तो एक उससे भी ज़्यादा जो है ना वो तगड़ा आदमी आता है ट्रेन में और वो उसको ठुड्डा मार, कहता उठ, कहता है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, कहता कौन है तू, कहता मैं बीमार हूँ। तो ये जोक जो है ना कह रहे कि इसको कैरी कर लेते हैं कि कोई भी बात हो रही है ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो ये कि अंदर से वो डरपोक इंसान है और बीमार है, तो जहाँ कोई उससे हैवी आया है उसने फौरन ही कह दिया मैं बीमार हूँ, मेरा दिल गया। वो पुलिस स्टेशन में भी एक ऐसे कैरेक्टर था, कहता आप मुझे जानते नहीं आप कौन हो, कहता कौन है भैया आप, कहता मैं बीमार हूँ। लेकिन इतना क्रेजी हुआ सुनो चंदा, इतना उसका पागल। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी लाइफ में लोगों को इतना क्रेजी नहीं देखा कि मैं इतने साल एक्टिंग, मॉडलिंग और सब कुछ होने के बाद जब मैंने सुनो चंदा करके, मुझे याद है ईद के दिन थे और मैं जब मार्केट्स में जा रहा था तो लोग सुनो चंदा और मुझे कहते नज़ाकत नज़ाकत, मैं कहता यार ये तो कोई कमाल है। और जब मैं ये प्ले कर रहा था मैंने कहा ईद पे चलना है, रमज़ान में चलना है, लोग फहद मुस्तफ़ा का शो देख रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलना मैं एज अ फादर एक कैरेक्टर मैंने कर भी लिया है। लेकिन वो टोटल रिवर्स था
कि उस दोनों सीजन्स की रेटिंग उस पूरे सबसे ज़्यादा थी। तो अभी आपको आ रही हैं धमकियाँ, फरमाइशें आ रही हैं सुनो चंदा 3 की? जो बाकी हाँ, लोग हैं उनको तो बड़ी वो डिमांड आ रही बहुत है, लोग हाँ। कहते हैं, लेकिन अब बनेगा नहीं। नहीं हाँ, हाँ, इतनी सैड न्यूज़ तो नहीं बताया। नहीं, मैं ये- खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सुनो चंदा की। नहीं, अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी पीक पर है। अब अगर दोबारा उसको करने की कोशिश की ना तो वो ख़राब शायद वो बात नहीं वो आ बात सके। नहीं आएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2 में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल कर रहे थे, वो उस तरह से नहीं था। अब ज़बरदस्ती का मेरा जो है वो ट्रैक डाला गया और उसको फिर एग्जेजुरेट किया गया, हालांकि वही सिचुएशन पहले सीज़न में थी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत है ना। उससे सुनो चंदा से कोई फ़ैन रिएक्शन है जो आपको याद हो, क्रेजी फ़ैन रिएक्शन उस वक्त जो आपके साथ हुआ हो, या आपको अभी बता सकते हैं हमें? मैं मार्केट में गया, मेरा ख्याल है कि कोई शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो एक खातून मुझे मिली, मुझे कहती हैं मुझे ना, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने कहा क्यों? करी वो भी हर बात में मेडिसिन मांग रहे होते हैं। मैंने कहा यार भाई तुम ऐसे हो क्या मतलब है तुम्हारा? तो कुछ लोगों की ऐसी रिएक्शन थे कि कई, मुझे अजीब सा लगता है कि कई लोग कहते हैं कि हम ऐसे हैं। और मैं सोच रहा था जब मैं ये कैरेक्टर कर रहा था तो मैंने किसी ऐसे शख्स को ऑब्जर्व नहीं किया हुआ था, या मेरी ऐसी कोई नहीं मेरे निकला हो जो हर बात में कह रहा हो मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मुझे नहीं पता। यानी कि सीरियस नोट पे भी बात है तो उसकी तबीयत ख़राब है, इमोशनल की बात है अगर वो आई है, उसकी वो परी आई है तो उस पर भी खुश हो गया है, तो करेगा जो अच्छी तरह मैं तो बीमार हूँ, मैं तो नहीं मिलूंगा उससे। तो हर बात के ऊपर तो हम हंसते भी थे सीन्स करते हुए कि सब कह रहे थे तुम तो बीमार हो ना। मैंने कहा हाँ। तो अच्छा हुआ और सबने बहुत सपोर्ट किया उसमें। How was working with फरहान? सईद फरहान सईद, yes. बहुत अच्छा इंसान है, टैलेंटेड इंसान है, एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, कोई टेंट्रम नहीं, कोई प्राउडीनेस नहीं। और गाने गाते रहते थे वो स्टेज पे, वो सॉरी सेट पे? नहीं, गुनगुनाते थे। आप लोग फरमाइश नहीं करते होगे यार हम बोर हो रहे हैं चलो फरहान को सुनाओ? मेरा ख्याल है कि कभी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा। उसको इतना हम्बल और इतना डाउन टू अर्थ है, लाहौरी बॉय है और अच्छा इंसान, बहुत मज़ा आया। ओके। और नादिया अफन के साथ? नादिया मेरी पुरानी दोस्त है, मेरी यादों की तो बड़ी जमती बहुत होगी। सरमद, मैं नादिया, हम लोगों ने स्टार्ट में बहुत सारे काम पहले से किए। नादिया खुद एक टैलेंटेड डायरेक्टर भी है और एक्ट्रेस तो वो है ही है। तो ये वो सारे लोग हैं, समीना आपा, या लेकिन इस सेट के ऊपर जिससे मेरी दोस्ती हुई वो है मोहम्मद अहमद भाई। ओके। सच अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी यार, मैं कहता हूँ कि वो ऐसे प्यारे इंसान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता उनका बोलने का अंदाज। मैंने उनकी फिल्म देखी केक, और मैं उस दिन के बाद से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो एज अ पर्सन भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनकी दिलो जान से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो बड़े मज़े का कैरेक्टर था आका जान का, उनका सुनो चंदा। क्या कैरी किया उन्होंने। आई थिंक सारे कैरेक्टर्स इतने मज़े के मेरा थे। ख्याल है कि वो बच्चा आदि ने इतना अच्छा, समी ने इतना अच्छा अपनी जगह खुद बनाई, उस जिस तरह से उसने डीजे को मेरा ख्याल है कि जितना लोग वेट फरहान और इकरा का करते थे उतना ही उस डीजे का करते थे, क्योंकि डीजे उन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन था। तो मेरा ख्याल है कि वो की थी इन दोनों के लॉक की। तो डीजे ने भी क्या, समी ने भी प्ले किया और सबकी अप्रिसिएशन उसने समेटी और माशाल्लाह उसको तो अवार्ड भी मिला इस पर। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज था और सबसे अच्छी बात ये रही कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें दी, सब खुश हुए देखकर। हाँ। ये एक ऐसी बात है कि वो है ना कि जी कि अगर आपकी वजह से किसी के फेस पर स्माइल आए तो ये सदका जारिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये उससे अगर इसको मैं कनेक्ट करूं तो ये बिल्कुल सही है कि हमने 2 साल रमज़ान में लोगों को मुस्कुराने का मौका दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अभी भी मतलब अभी भी उसके रीरन्स चलते हैं, बहुत उसका हो रहा है। मुझे पता है कि आपको जाना है, बहुत मुश्किल से टाइम नहीं, हमने कहा पकड़ लिया, हम इनको जाने नहीं दे, इनकी शूट है अभी, इनको जाना है। तो हम जितना जल्दी हम जो बात कर सकते थे, इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, हमने ले लिया। आई नो देयर इज स्टिल अ लॉट वी वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट सुनो चंदा एंड खुदा और मोहब्बत एंड अदर प्रोजेक्ट्स, मलाले यार ऑल्सो। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और गपशप लगाई, बड़े मज़े के किस्से भी सुना दिए। है ना, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर आपसे बात करके, और अपने बहुत सारी चीज़ों के जो है वो अंदर मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, आई एम रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। अच्छा, हमारी जल्दी इंटरव्यू हो गया वरना बड़ा लंबा हो जाता। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड रियली ऑनर्ड फॉर मी कि मैं यहाँ पर बैठकर अपना बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट विद योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। जज़ाकल्लाह।